नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ख़ास पेशकश जो युवाओं से जुड़ी हुई है और ख़ासी मकबूल भी है, बोलो बोलो मुंह तो खोलो, इसमें आपका स्वागत है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम युवाओं को सुनना चाहते हैं और वो भी उनको ऐसा सुनना चाहते हैं जिसको बोले बोले दो बिंदास, एकदम झकास बोले दो, मस्त विस्त एकदम, कि जो उनके दिल की बात है, जो उनके दिल के भीतर का सच है, जो वो कई बार जनरेशन गैप के चलते नहीं बोल पाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि जो प्रेशर्स उनके ऊपर हैं उसके चलते उन्हें गुडी गुडी रहना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में ऐसा हो। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही है बोलो बोलो भैया मुंह तो खोलो। तो आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे 2021 की। 2020 जो बीत गई सो बात गई, ये निकल चुका है। और अब 2020 में जो चैलेंजेस थे, ख़ासतौर से पैंडेमिक का जो चैलेंज था जिसने पूरी दुनिया पर असर डाला, ठीक है वो भी हो गया सर। अब हम आगे की बात करें, आप ये सोच रहे होंगे हम वैक्सीनेशन पे बात करेंगे, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम ये बात करेंगे कि अब आगे का ये 2021 और आगे की दुनिया, क्योंकि अब उम्मीद मुस्कुरा रही है 2021 में, वो हमें ये बता रही है कि ये साल बहुत बेहतर होने जा रहा है। लेकिन युवा क्या सोचते हैं भारत से, क्या वो सोचते हैं कि क्या रेजोल्यूशन होना चाहिए भारत सरकार का 2021 में, क्या वो सोचते हैं खुद उनका अपना रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए। और ये जो बीता एक साल उन्होंने भी काफ़ी चैलेंजेस के साथ गुजारा है, तो वो किस तरह देखते हैं कि आगे भारत कैसे आगे बढ़े, जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कैसे आगे बढ़े, इकॉनमी की रेल पटरी पर कैसे तेज गति से दौड़े और चीज़ें कैसे बेहतर से बेहतर हों। मिलिए हमारे युवा साथियों से जो हमारे साथ हैं। मनमीत हैं हमारे साथ, एक बहुत ही संवेदनशील युवा। हमारे साथ हैं दीक्षा, जो अंग्रेज़ी की प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर कार्व आउट करना चाहती हैं और बेंगलुरु से पढ़ाई उनकी जारी है। हमारे साथ कुशाग्र हैं, बहुत गहरे हैं साहब। कुशाग्र का मतलब होता है बड़ा इंटेलिजेंट, तो ये यकीनी तौर पे इंटेलिजेंट तो है और इनकी प्यारी सी कातिल सी मुस्कुराहट के पीछे बहुत कुछ छिपा रहता है। मेरे साथ हैं अमृतांशी, जितना सुंदर उनका नाम है उतना ही सुंदर उनका काम है और उनका व्यक्तित्व है। वो जयपुर से जर्नलिज्म कर रही हैं और आगे एक पत्रकार के तौर पर आगे बढ़ना चाहती हैं। उनकी चमकती आंखें देखकर वो आप सोच ही रहे होंगे, जैसा टेलीविज़न में हम पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, तो कुछ उसी तरह का भाव है। और हमारे साथ हैं खुशबू। खुशबू पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर रही हैं। और साथ ही हैं हमारे साथी स्पर्श, जो मेरिट के पास आउट हैं, प्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन ये कमबख्त कोविड ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया मामला, लेकिन आगे उनका मुस्तकबिल बहुत ही ऊंचा है। मनमीत, मैं आपकी तरफ आता हूँ, किस तरह आप देखते हैं इस चैलेंज को जो पूरा अब हम कर चुके हैं। 2020 हमने निकाल दिया सर, वो बड़ी ताकत से निकाला, खूब लड़े, ज़ख्मी भी हुए, घायल भी हुए, हम में से कईयों के रिलेटिव, कई हम लोग भी कोविड की चपेट में आए, लड़े, जूझे, संघर्ष किया, निकल गए। जो तकलीफ़ें थी उनसे भी निकल गए। अब 2021 को आप कैसा देखते हैं? अगर मैं सरकार की बात करूं तो आपको लगता है कि सरकार का भी एक ख़ास एजेंडा होना चाहिए अब 2021 के लिए, और होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? सर, सरकार का एजेंडा जो है काफ़ी हम 2020 के जो आधे से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से हम लॉकडाउन से उभरते हुए आए हैं। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो एजेंडे तब भी बनाए वो भी सफल रहे, और जो अब नए एजेंडे नए साल के लिए बनाए वो भी हमें काफ़ी एक उम्मीद की किरण लग रही है, जिसमें नौकरियों की बात भी हो रही है जो हम युवा चाहते हैं कि हो, जिसमें स्कूली शिक्षा का भी जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और जिसमें मेडिकल की लाइन को भी उतना ही तवज्जो दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए अभी। तो इस हिसाब से बहुत ही एक सकारात्मक तरीके से मैं देखता हूँ कि हम बहुत ही एक अच्छे साल की तरफ बढ़े हैं। जो बीत गया वो बात गई, जो सर आप बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से एक बहुत ही एक पॉजिटिव वे में मैं देख रहा हूँ। और देखते हुए हम युवाओं को लग रहा है कि हम जो जो आनाकानी हुई पिछले वर्षों में वो भूल के हम नफ़रतों के सैलाब को मिटा देंगे, ऐसा लग रहा है, और धीरे धीरे एक साथ बढ़ रहे हैं एक अच्छे साल की तरफ। 50 या 55 के दशक की एक फिल्म का बड़ा प्यारा गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो आज भी मौजूद है सर वो गीत। दीक्षा, आप मुझे बताएं, क्या सोचती हैं आप? एक प्रोफेसर आप बनना चाहती हैं, बीच का समय घर बैठे ही बिताया आपने, जो भी क्लासेस थी वो सब ऑनलाइन ही रही होंगी। ऑनलाइन क्लासेस कभी वर्चुअल कभी रियल नहीं हो सकता, और इसीलिए बड़ा मिस भी किया होगा आपने क्लासरूम को, उस मस्ती को। और बेंगलुरु तो बड़ा सुंदर शहर है, भोपाल की याद दिलाता है। किस तरह आप देखती हैं और क्या महसूस करती हैं कि हम कैसे आगे बढ़ें अब?
सो आई टोटली अग्री विद मनमीत कि दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं 2020 में वाज द रिफॉर्म्स दैट केम विद एजुकेशन एंड द हेल्थ केयर सिस्टम. तो हेल्थ केयर का लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल लेटर, बट टॉकिंग अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड द ऑनलाइन क्लासेस दैट यू वर टॉकिंग अबाउट. तो जो ऑनलाइन क्लासेस अभी हमारी हुई है, नेचुरली वो वर्चुअल फीलिंग रियल तो नहीं हो सकती है, पर स्टिल इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल बिकॉज इंडिया, हम 2-3 दशक पहले हमने सोचा होगा कि कभी भी एक ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन करने में हमें इतनी प्रॉब्लम होती थी. बट नाउ वी आर रनिंग ऑनलाइन क्लासेस थ्रू आउट द कंट्री इन अ डिजिटल मैनर, विच इज़ वेरी इंटेंसिव थिंग इन इट्स ओन. तो इसमें भी हर जगह एक स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का. इसमें भी एक स्कोप है इम्प्रूवमेंट का जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि सिंस वी आर लिविंग इन एन अर्बन स्पेस, वी गेट गुड नेटवर्क, वी हैव डिजिटल डिवाइसेस. पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे ना ही प्रॉपर डिवाइसेस हैं, ना ही प्रॉपर नेटवर्क है. तो अगर सिर्फ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इस चीज़ में हो सकता है, जो आप गवर्नमेंट का बात कर रहे थे, सरकार अगर इस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान दे, तो आई थिंक वील स्टैंड इन अ वेरी गुड प्लेस इन द कमिंग सम ईयर्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटलाइजेशन. ये आपने बड़ी अच्छी बात कही और रिसेंटली ये मेरी जानकारी में भी आया, मैं कुशाग्र की तरफ भी आऊँगा, कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के तवा ब्लॉक, जो एक ट्राइबल ब्लॉक है, वहाँ पर जो बच्चे हैं जो बहुत ही डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाले हैं, समाज के कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, उन बच्चों ने भी इस दौर में एक एनजीओ की मदद से मोबाइल से और कंप्यूटर से पढ़ाई की है और बड़ी जल्दी वो फ्रेंडली हुए हैं इस सिस्टम से. तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है. कुशाग्र, आप किस तरह देखते हैं? सर, मैं दीक्षा और मनमीत जी से सहमत हूँ. इनने जो पॉइंट रखे, सर मैं 2021 की बात रखना चाहूँगा, जो आपने कही कि और क्या ऐड ऑन होना चाहिए और क्या आना चाहिए. सर, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ की, हमें बात करनी चाहिए स्मार्ट विलेजेस की, क्योंकि हमारी असली शान, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज हमारे गाँव से जुड़ा हुआ है. सर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, क्योंकि सर ऐसा कहा जाता है कि जितने जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो सब हमारे अतीत में होते हैं, फ्यूचर अतीत से रिलेटेड होता है. सर, मैं कहना चाहूँगा, जब हमारी आज़ादी हुई तो सिटीज़ में जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, वो सिटीज़ में ज़्यादा किया, 80% सिटीज़ में किया और 20% विलेजेस में रखा. तो उससे क्या हुआ, विलेजेस पिछड़ते गए, हम उन्हें इग्नोर करने लगे. पिछड़ते रहे तो क्या हुआ कि उनको इनएडिक्वेट फीलिंग आने लगी. विलेजर्स जो थे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं. सर, हमारी सिटीज़ डेवलप होती गई, ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ते गए. अब आती है बात पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की. क्यों है, लोग पलायन करने लगे. लेकिन कुशाग्र, आपको लगता नहीं कि हम स्मार्ट सिटी तो ठीक से बना नहीं पाए? जी सर. स्मार्ट विलेजेस कैसे बना पाएंगे? सर, बट मैं निराशावादी नहीं हूँ. जी बिल्कुल. मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन स्मार्ट सिटी का मतलब अगर कंक्रीट के जंगल खड़े कर देना है तो माफ़ कीजिएगा, ऐसी स्मार्ट सिटी से मेरी घोर ना इत्तेफाकी है. जी सर. सर, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ तो हम ढंग से बना नहीं पा रहे, क्योंकि सर हमने शुरुआत ही गलत जगह से करी थी. हमें शुरुआत करनी थी स्मार्ट गाँव से, स्मार्ट विलेजेस से. मैं बिल्कुल एग्री. जी सर, हमारे जो बेस लाइन था वो स्ट्रांग होना चाहिए था. अब क्या हुआ सर, पलायन चालू हुआ तो विलेजेस के लोग शहर में आने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ने लगा, लोग पिछड़ते गए, इसलिए फिर रिजर्वेशन, दूसरी चीज़ें वापस आने लगी. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, मैं इतिहास की बात मैंने किस लिए करी मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान इतिहास नहीं समझता वो इतिहास नहीं बनाता. जो हम जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो हमें हमारे अतीत में ही मिलेंगे. ठीक कहा आपने, लेकिन मैं इस सवाल को फिर एक बार ले जाना चाहूँगा आप सबके सामने भी, कि जब हम स्मार्ट सिटी का प्रपोज़ल ठीक से नहीं कर पाए और मुंबई में जब गोरेगांव में पेड़ कटने की बात आई तो लोगों ने कहा ये मुंबई का फेफड़ा है, आप इसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं. तो गांव में ऐसा ना हो जहां लोग अभी उतनी तरह शायद अवेयर नहीं हैं और वहां आप किसी गरीब की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लें, एक्विजिशन कर लें, कितना मुआवजा दें. तो ये बहुत समझदारी से इसकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ योजनाएं जो बनती हैं वो कई बार हकीकत से दूर हो जाती हैं. अमृतांशी, आप किस तरह देखती हैं? मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हालांकि एलिगेशन भी लगे हैं कि हमने डराया बहुत है. अब क्या करें, जो कोई कह रहा है फेफड़ा मजबूत हो गया, अगले दिन रिपोर्ट आती है कमज़ोर हो गया. सर, जैसे कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो मेरे मम्मी पापा ने, हमारी ऐसी बात चल रही थी घर में, तो मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि तुम लोग के पास तो फैसिलिटीज़ हैं कि तुम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर पा रहे हो. अगर हमारे समय में ये पैंडमिक होता तो हम लोग क्या करते, ना घर से बाहर निकलना अलाउड रहता, ना घर के सामने खेल पाते.
तो मीडिया है और सोशल मीडिया, जो मैं सारे तरीके के नेटवर्क्स को बोलूँगी, एक सौगात बन के आए हैं हमारे लिए। मीडिया ने शायद डराया इसलिए है क्योंकि हम लोग कोरोना को लेके काफ़ी डरे हुए ऑलरेडी थे। मीडिया ने डराया है, लेकिन एक टाइम पे मीडिया ने हमको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। अगर मीडिया नहीं होता, इतने अच्छे नेटवर्क्स नहीं होते, कनेक्शंस नहीं होते, तो शायद तक ही हमें पता नहीं चलता कि जैसे कि कोरोना कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ। अभी हम लोग सब जगह से कनेक्टेड हैं। और पहले अगर कोरोना, मतलब पहले की बात करना चाहूँगी कि कोरोना होता, मतलब ऐसी कोई पैंडमिक होती, तो हम लोग हमारे रिश्तेदारों से, मतलब किसी को कहीं हो जाता, दूर शहर में कुछ हो जाता, तो हमें पता भी नहीं चल पाता क्योंकि पोस्टल सर्विसेज ठप्प थे उस वक्त, अगर ऐसा होता तो मीडिया ने एक काफ़ी बड़े रोल प्ले किया है लोगों को जोड़ने के लिए इस पैंडमिक में। और कई लोगों ने ऐसे कनेक्शंस बनाए हैं मीडिया के थ्रू जो उनको आगे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आप ये भी मानती बनने हैं कि वाले हैं। हेल्थ सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए, जैसा दीक्षा ने कहा कि हमारे पास अब एक सिस्टम है, हमने महसूस किया है कि इंटरनेट और ये सोशल मीडिया और ये हमारा मोबाइल, ये एक बड़ा टूल है, इसको और डेवलप किया जा सकता है। जी सर, जैसे कि मैंने 2-3 ऐप्स देखी रिसेंटली कोविड के टाइम पे। तो ये ऐप्स ऐसे हैं कि आप 24 आवर ऑनलाइन किसी भी डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप घर पे बैठ के, मतलब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, रात में उनका 3 बजे बच्चा एकदम से रोने लग जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो लोग एक ऐप पे बस क्लिक करते हैं, वो लोग डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं और रात में 3 बजे उनको उनकी परेशानी का हल मिल जाता है। तो मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हेल्थ में भी और इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में भी। ठीक। खुशबू, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप जॉब करती हैं और इस कठिन समय में भी आप घर से निकलती हैं और आप मध्य प्रदेश की या भोपाल ही की नहीं बल्कि मैं देश के उन युवाओं का एक चेहरा आपको कहूँगा जो इन चुनौतियों के बीच में भी मुस्कुराती भी हैं, उनसे लड़ती भी हैं और ये उम्मीद भी रखती हैं और ये बताती भी कि आगे सब ठीक हो। कितने चैलेंजेस रहे और इन चैलेंजेस से आपने क्या सीखा? सर फॉर्चुनेटली मैंने तो जॉब को लेके इतना चैलेंज फेस नहीं करा है क्योंकि मेरे को लाइक 10-15 दिन ही हुए थे नई कंपनी ज्वाइन करी और मेरा वर्क फ्रॉम होम हो गया। एंड मेरी कंपनी काफ़ी सपोर्टिव है कि अभी तक उन्हें वर्क फ्रॉम होम दिया है, वो सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो बट ऐसे मेरे बहुत से दोस्त हैं और मैं लिंक्डइन जब अपना खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ जिनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो अपनी जॉब खो चुके हैं। तो मुझे उनके लिए सोच के बहुत बुरा लगता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को 2021 में मेरे लिए मुझे लगता है कि प्रायोरिटी गवर्नमेंट के लिए जॉब क्रिएशन होना चाहिए क्योंकि जॉब क्रिएशन नॉट ओनली जो मतलब मेट्रो सिटीज़ के लिए या फिर जो हम जैसे लोग हैं, इनफैक्ट माइग्रेंट लेबर्स जो अपने घर जा चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास पैसा कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो ओवरऑल मैं चाहती हूँ कि एक जॉब क्रिएशन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा 2021 के लिए होना ही चाहिए। निश्चित तौर पर। और ये मुझे लगता है कि ये हवा में नहीं होना चाहिए कि पंचायत के सचिवों के इतने पद निकले हैं, सब इंस्पेक्टर्स के इतने पद निकले हैं, आरक्षकों की इतनी भर्ती होने जा रही है। ये एरियाज़ की नीड को देखते हुए, वहाँ की ज़रूरत को देखते होनी चाहिए। मैं आऊँगा हमारे साथी स्पर्श की तरफ। स्पर्श, आपने क्या महसूस किया कि ये दौर था और आप महसूस कर रहे थे कि अच्छी कंपनीज़ में प्लेसमेंट कैसे होगा, इस समय को आपने जिस तरह बिताया, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए और हमें ये भी बताइए कि आप जैसे पढ़े लिखे, जो मैनेट जैसे लीडिंग संस्थानों से निकले युवा हैं, वो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? सर, मैं कुशाग्र और खुशबू जी की बात में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने बोला कि जॉब क्रिएशन ही प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट की, और जो हम देख रहे हैं, जो पलायन की जो इन्होंने बात की कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस कैसे अनफोल्ड हुआ, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ से लोग गांव तक आए, तो वहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्यों लोगों को अपने घरों से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़े सिर्फ नौकरी के लिए।